हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज एक साथ पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। एक्चुअली बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड के फॉर्मूलेज बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो उन्हें एक साथ पढ़ने में जो बेनिफिट है वो अलग ही है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब हम उन्हें एक साथ पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। ठीक है, तो बिना टाइम लिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग की। ठीक है, तो रिंग जो है ये दो केसेस में होता है। एक तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ठीक है, अब ये कौन कौन से केस में मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में नहीं पढ़ते हैं। आप किसी बुक में रिंग नहीं मिलेगा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई रिंग आपको दिया हुआ है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड आपसे पूछा जाए। ऐसा नहीं होता है, नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, ना आपको ऐसा कोई थ्योरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ रिंग के केस में हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और उस कंडक्टर से मैं रिंग बना दूं, है ना, और उसमें मैं चार्ज दे दूं Q प्लस Q चार्ज मैं इसमें डाल देता हूं। इसका रेडियस है R और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x। तो अब पॉइंट ये है कि अगर हमें इस पॉइंट पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हर जगह आपको सेम मिलेगा, एक जैसे मिलेगा। ठीक है, यहां पर आएगा Q अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया समझ में। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर कहीं कुछ गलती तो नहीं की। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई है, वो स्ट्रेट लाइन का लिख दिया था क्यू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हमारे पास कोई रिंग है कंडक्टर का और अगर हम उस रिंग में कोई चार्ज देते हैं तो इस रिंग से, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस जो यहाँ पर है वहाँ पर x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है। अब देखो, अगर मेरे पास, ठीक है, एक, अब मेरी बात सुनना, अगर मेरे पास एक वायर है और मैंने उसका अगर रिंग बना दिया और इस वायर में मैंने करंट डाल दिया I, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस R है तो यहाँ से x दूरी पर परपेंडिकुलर एक्सिस जो दिख रहे हो यहाँ पर x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ना 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में आता है μ0/4 पाई। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ये फैक्टर तो आपको हर जगह पे दिखेंगे। अब देखो ये क्या है, क्यू एक्स होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधे, डायरेक्टली आता है डाइपोल मोमेंट 2m। तो फॉर्मूला है, देखो काफ़ी कुछ सिमिलर है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3/2। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। यहाँ पर m जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका फॉर्मूला है NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स करंट और a जो है इसका एरिया है। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सा यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, यहाँ क्यू एक्स है जबकि यहाँ पर क्या है 2m है। ठीक है, वैसे भी क्यू एक्स मोमेंट ही होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही होता है। इट हैज़ द डायमेंशन, तो ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। मतलब डायमेंशनली भी अगर आप दोनों साइड देखें तो चीज़ें काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर।
अगर हमारे पास एक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रेट वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस बार पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर। तो ये हमारा स्ट्रेट वायर है, इसको मैं आपको बता दूं कि यहाँ की लेंथ ए है, यहाँ की लेंथ हम ए रखते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो टोटल लेंथ है इस वायर की हो जाती है 2a, ठीक है। इसमें जो है ना हम चार्ज देते हैं, ये चार्ज दे दिया क्यू चार्ज। अब यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर x दूरी पर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो चलो मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला कितना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये फॉर्मूले आप लोग को रटने हैं, ठीक है। Q/x √x² + a², राइट। अब चलो मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड के केस में कितना हो जाता है। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें अगर हम I करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन को पता लगाना है कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें यहाँ से पता लगाना पड़ेगा कि इस एंड का एंगल क्या बनता है और इस नीचे वाले एंड का एंगल क्या बनता है, ठीक है। ये तो एंगल्स में पता लगाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा μ0/4 पाई I/d, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये दो फॉर्मूलेज हैं और ये हमारा जो है करंट के केस में है, और ये मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम दोनों में देखें तो कुछ खास हमें कुछ खास सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रही हैं अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण इतना होता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण इतना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इनमें से ये वाला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें से बता दूं कि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट वायर वाला ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इनफैक्ट हम यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर मानते हैं कि अगर मैं आपको बताता हूँ दूसरा फॉर्मूला हम जो गॉस थ्योरम से बनाते हैं, निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिया तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट होता है सिलेंड्रिकल रूप में, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो E.ds, ठीक है, = Q/ε0। तो हमने Q चार्ज अंदर डाला था, ये हो जाएगा। तो ये जो सरफेस एरिया है ये है 2 पाई RL, L इसकी लेंथ मान लीजिए, और चार्ज डेंसिटी हो जाएगी λL/ε। तो ये दोनों कट गए। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है λ/2 पाई εr। बच्चों ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने अभी नीचे लिख दिया, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, रख लीजिए, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आपको रट लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक और फॉर्मूला है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नहीं है, और वो ये है, अगर एक आर्क है लाइक दिस और इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है और जो आर्क का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है C, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस कर्व के कारण वो बन रहा है थीटा। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट पॉइंट C, ठीक है, वो होता है μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई I/r, ये हमारा r है रेडियस, I/r थीटा, गॉट इट, ये एंगल थीटा है। तो आप इसका ध्यान रखें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब एक और फॉर्मूला है जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है, और ये फॉर्मूला है सोलेनॉइड का, ठीक है। सभी को मालूम है कि अगर हम ऐसे स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर, हम कॉपर वायर से अगर हम ऐसा स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दें तो इससे जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है,
ठीक है, और इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, है ना। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। एक सिंपल सा डायग्राम ये है, ठीक है, दिस इज ए वेरी सिंपल डायग्राम, ये देख सकते हो। यहाँ पर हम लेट्स से एट दिस पॉइंट वी आर कंसीडरिंग, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। किसके साथ बन रहा है? इसके साथ, यहाँ पर θ2 और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर θ1, θ2 और यहाँ बन रहा है θ1, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट्स कॉल इट एज O, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आप जो देख रहे हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका एक डिडक्शन है वो और भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सोलेनॉइड बहुत लेंथी है ना, अगर ये सोलेनॉइड की जो लेंथ है अगर ये बहुत लेंथी हो जाए, सो इन दैट केस हमारा θ2 जो है वो 0 हो जाएगा और हमारा जो θ1 है वो पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई। मतलब बहुत ही लंबे सोलेनॉइड के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके वो इतना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंड पर निकालते हैं तो ये होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है सोलेनॉइड के केस में, हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी नहीं करते हैं। हम आर के केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं स्ट्रेट वायर में, और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी भी हम स्ट्रेट वायर के केस में करते हैं। और हम रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। रिंग के केस में अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो इसमें अगर हमने Q चार्ज दिया है तो पोटेंशियल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। कितनी दूरी पर निकालना है आपको? लेट्स से R दूरी पर निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं, बता देता हूँ, सपोज दैट दिस इज x, ठीक है, और इसका रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस है r। तो यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी देखनी है कि कितनी है, ठीक है। तो आप उस दूरी को यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, x² + r²। तो ये आपका पोटेंशियल है। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन √/(x² + r²। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, मेरे दिमाग में आ गया। हालांकि जो फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको बताए ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और हम यहाँ पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, नहीं निकालेंगे हम, यहाँ निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है बच्चों, बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब आप बोलोगे क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, हम होलो स्फीयर की आपसे जो है आपके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो ये जान दो कि होलो स्फीयर जैसी कोई मैग्नेट होती नहीं है, ठीक है। कोई भी आप ऐसी मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ोगे जो बिल्कुल स्फीयर हो, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट लाइक दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है होलो स्फीयर की बात करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में भी हम बात करेंगे होलो स्फीयर की, होलो
स्फीयर। तो कोई भी कंडक्टिंग होलो कंडक्टर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, जो अंदर से कुछ भी ना हो, जिसमें सिर्फ सरफेस हो, ठीक है। ऐसे ही कोई भी मटेरियल है जिसमें सिर्फ होलो स्फीयर्स है, अंदर कुछ भी नहीं है, सो दैट इज होलो स्फीयर। अब देखो दोनों में हमें क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो हम इस पर चार्ज देंगे। तो आप इस पर जो भी चार्ज देते हो वो सब इसके सरफेस पर रिसाइड करता है, इसके अंदर नहीं जाता है। इसी कारण से इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो जीरो होता है। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चार्ज हमेशा सरफेस के आउटसाइड एरिया में रिसाइड करता है, अंदर नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर दूसरी चीज आती है ये सरफेस पर, ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस पर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब तीसरा आता है इन आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो रेडियस के बाहर हो। तो आउटसाइड आप जाओगे तो इट विल जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट पार्टिकल, जिसमें ये कि सारा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे बिहेव करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है वैसे ही यहाँ पर आउटसाइड रीजन में बिहेव करेगा। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल मिल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगी। पोटेंशियल इक्वल टू होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोटेंशियल इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल, ठीक है, इनसाइड। तो पोटेंशियल इनसाइड जो है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर होता है। अगर आप सरफेस पर भी देखते हैं तो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर। और अगर आप आउटसाइड देखते हैं तो पोटेंशियल है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो बाहर पोटेंशियल ऐसा होगा, सरफेस पर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि सरफेस पर और अंदर जो है पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ठीक है, होलो स्फीयर किस में। अब बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास होलो स्फीयर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में, ग्रेविटेशनल के केस में क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखो बेसिकली इस केस में होलो स्फीयर के केस में हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो F/m होगा, जो कि कुछ नहीं है, G है ना। हालांकि होलो स्फीयर के केस में हम G की स्टडी नहीं करते हैं, वी डोंट स्टडी अबाउट G इन केस ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। वो हम सॉलिड स्फीयर के केस में करते हैं। हमारा अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, उसके केस में हम ये सब स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं दैट व्हाट इज़ आवर पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट इज़ आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास सबसे पहला है अंदर, है ना, 3 केसेस पॉसिबल हैं। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, तो इनसाइड द सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर हम सरफेस पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर होती है, इसका रेडियस आप आर है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर। और अगर हम आउटसाइड देखें, अगर हम आउटसाइड देखें तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसा चल रहा है तो ये कुछ ऐसा चल रहा है। तो आप देखेंगे सरफेस तक जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस तक बिल्कुल कांस्टेंट है, और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव है ना, वी आर प्लॉटिंग इट, ऊपर हमने जो पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की हुई है वो नेगेटिव है। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखो मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में हम होलो स्फीयर की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो U/m की मदद से,
ठीक है, वो निकल आएगा। हालांकि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं निकालते हैं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर नहीं निकाला जाता, वो किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट जो आने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है सॉलिड स्फीयर। तो इसे हम पढ़ेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां पर हम अभी स्टडी करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में, सॉलिड स्फीयर, और यहां पर भी हम सॉलिड स्फीयर की स्टडी करेंगे। देखो देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी सॉलिड स्फीयर में अगर कोई चार्ज देंगे तो चार्ज उसके ना आउटर रीजन में आकर रिसाइड करता है, अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा चार्ज बाहर आ जाता है। बट फिलहाल में हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल केस में कि अगर हमारा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब चार्ज अंदर जो है पूरे में फैला हुआ है। वैसा तो होता नहीं है, चार्ज जो है आउटसाइड आ जाता है, बट ये हम यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो अगर चार्ज हमने जो दिया है इस पर, अगर ये पूरे अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना बनेगा इनसाइड में। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसमें हमने क्यू चार्ज दिया था, क्यू यहाँ आएगा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर। तो ये इनसाइड के लिए, एट एनी पॉइंट इनसाइड, ठीक है, तो कोई भी इनसाइड पॉइंट के लिए, से एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो निकल आएगा ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें ये पता लगाना है कि आउटसाइड कितना है, तो ये बहुत इजी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये दो फैक्टर्स दी वाले दो तो बहुत इजी है, बस आपको ये थोड़ा सा वाला जो है ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एट एनी पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल कितना है ना, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड पर। तो जो पोटेंशियल है इनसाइड वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर क्यूब 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5, ठीक है, आर स्क्वायर। तो किसी मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हम सरफेस पर बात करें, सो इट इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम आउटसाइड की बात करें तो ये हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है बच्चों, एक गलती हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो मिस्टेक अपनी क्या है। एक्चुअली में यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो बात एक ही है, हम पोटेंशियल लिखें का फॉर्मूला याद करें या पोटेंशियल एनर्जी का निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये है सॉलिड स्फीयर के इसमें, अगर हमारा सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। अब स्टूडेंट देखो, मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर के इसमें। तो हमारी अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो हम यहाँ जो फॉर्मूले लिखेंगे वो हमारी अर्थ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है
एफ अपॉन एम, और एफ अपॉन एम जी भी होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है और इलेक्ट्रिक और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी इनसाइड पॉइंट पर कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, इसकी हम डेंसिटी को मानते हैं कि यूनिफॉर्म है, हर जगह एक समान है। तो सबसे पहले किसी इनसाइड पॉइंट पर बात करेंगे। तो इनसाइड पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है जी so let me just tell you in nice way, gm अपॉन आर क्यूब आर। आप देख लीजिए कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है ना। देखेंगे कांस्टेंट इसमें और इसमें अगर आप कांस्टेंट को अलग कर दें तो आप देखेंगे कि क्यू की जगह पर एम आ गया है, आर क्यूब की जगह पर आर क्यूब है। ठीक है, आर क्यूब की जगह पर आप देखेंगे कि आर क्यूब है। ठीक है, और आर की जगह पर आर है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसी कारण से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी अपॉन आर आर। बच्चों इसमें एक चीज़ नोट करना है आपको कि इतना जो पार्ट है वो कांस्टेंट है ना। सो इट इज़ इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इनसाइड जो है ग्रेविटेशन फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा ऑन द सरफेस। तो सरफेस ये आ गया। तो सरफेस पर बहुत ईजी है, आप आर की जगह पर आर कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें आउटसाइड वाले रीजन में, ये आउटसाइड वाले रीजन में, तो ये हमारा हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और बेसिकली ये जो है हमारे तो जी के ही बराबर है। और ये वाला जो हमारा है, आप इसे जो देख रहे हैं ये भी ये दरअसल है, मैं बता देता हूँ आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो इट इज़ गोइंग टू बी जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अगर जी के टर्म्स में लिखना है तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो जी की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है कैसा है। अब 2 मिनट के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला है आउटसाइड वाला और ये वाला जो फॉर्मूला आउटसाइड वाला है इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो सरफेस वाला जो फॉर्मूला है इसमें देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दीजिए, कॉन्स्टेंट्स दोनों में डिफरेंट रहेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे सेम ही है। क्यू की जगह पर एम है, आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर है। ठीक है, तो बहुत सिमिलरिटीज़ हैं फॉर्मूलेस पर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड को एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इनसाइड पॉइंट। तो किसी भी इनसाइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इनसाइड पॉइंट पर है। ठीक है, अगर हम सरफेस पर देखें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो ये तो बहुत इजी है, आप सिंपली आर को कैपिटल आर के बराबर कर दो, स्मॉल आर को। ठीक है, और आउटसाइड में अगर हमें देखना है कि कितनी है तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो अब आप क्लियरली समझ गए हो कि क्या है कैसा है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से देखें तो इसे बहुत आसानी से प्लॉट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के रिस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो है ये लीनियरली बढ़ रहा है लाइक दिस, और फिर ये इस तरह से
आप देखेंगे क्वाड्रेटिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस वाले रिलेशन में कि क्वाड्रेटिकली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखेंगे लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, और ये सरफेस पर इसकी वैल्यू है, ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू एट द सरफेस। तो इट्स वेरी इजी। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि ये कैसे वेरी करता है, तो इसका वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। सो माइनस यू हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारा हो गया आर। तो इसका वेरिएशन ना कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप का होता है वेरिएशन। मतलब आर की वैल्यू को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, ठीक है। सो ये फॉर्मूलेज हैं और इन्हें याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ, अब मेरी बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ ग्रेविटेशन के केस में कुछ चीज़ बताऊँगा। ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन के केस में ये हमारी अर्थ एक सॉलिड स्फीयर की तरह है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ई होता है और हमारा जो जी होता है उसमें कोई खास डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, दोनों ही F/m है। तो यहाँ पर हमारा जब आर रेडियस से छोटा होता है तो हमारा जो जी की वैल्यू होती है वो हमने आपको बताया था कि वो होती है, आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे लिखी हुई रखी है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं इस पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है, कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम अंदर की बात करते हैं कि किसी भी इंटरनल पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो ये होगा जी कैपिटल M, ठीक है, R माइनस एच का, ठीक है, होल स्क्वायर, R माइनस एच का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पर मिलता है जी 1 माइनस एच अपॉन आर, ठीक है, 1 माइनस एच अपॉन आर, 1 माइनस एच अपॉन आर एट एनी इंटरनल पॉइंट अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको इतना मिल जाता है, ठीक है। जहाँ की जो जी है वो आप देखेंगे दैट इज़ एट द सरफेस, तो ये सरफेस में है ना, जी की वैल्यू इज एट द सरफेस, ठीक है, ये जी डैश है। अगर हम सरफेस पर बात करते हैं तो जी डैश की वैल्यू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर होगी, मतलब ये जी के ही बराबर होगी। और अगर हम आउटसाइड में बात करते हैं, किसी आउटसाइड रीजन पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है जी डैश इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बाइनोमियल है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका एच बहुत ज़्यादा छोटा हो आर से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। ये वाला एग्जैक्ट है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये सॉल्व करने पर आता है 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हो जब h जो है बहुत छोटा हो r से, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो h है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो इस केस में आप समझ गए हैं कि हमारा h कितना है। इस वाले केस में हमारा जो h है वो ये है, ठीक है, दिस इज़ अवर h, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं और इन फॉर्मूलेज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको सारे फॉर्मूलेज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। जो भी फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं इनका आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये इनसाइड पर है, दैट इज़ ऑन द सरफेस, एंड दैट इज़ आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। इनका यूज़ सिर्फ तभी कर सकते हो जब एच आपका आर से बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब अर्थ के रेडियस से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ ये बात डेफिनेटली पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं डेरिवेशन नहीं किया हूँ, बट अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये फॉर्मूलेज ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डिराइव कर सकें। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।